दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत हम प्रस्तुत कर रहे हैं सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए सभी प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में प्रस्तुत किया गया है, ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को रिवाइज कर सकें। इसमें सबसे पहले हम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की परिभाषा एवं निर्माण तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। इसके बाद राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, संप्रभुता, न्याय, उदारवाद, अराजकतावाद, फांसीवाद, लोकतंत्र और मार्क्सवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं राज्य की परिभाषा एवं निर्माण तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, अरस्तू के अनुसार राज्य का अस्तित्व है। तो उत्तर हो जाएगा, अरस्तू के अनुसार राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। और अरस्तू ने राज्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि राज्य परिवार और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो उत्तर है मैकियावेली ने। दोस्तों वर्तमान संदर्भ में या आधुनिक अर्थों में राज्य यानी स्टेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग मैकियावेली के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये है कि राजनीति शास्त्र के पिता या जनक कौन है? तो उत्तर है अरस्तु। दोस्तों अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा है? तो उत्तर है अरस्तु ने। अरस्तु ने नागरिकता की अवधारणा में गुलामों यानी दासों को बाहर रखा है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है, ये किसने कहा है? तो ये कथन अरस्तु का है और इसी आधार पर अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। यानी काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। ये अरस्तु का कथन है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सभी सामाजिक संस्थाओं यानी राज्य, राष्ट्र, समाज और न्यायतंत्र में सबसे शक्तिशाली कौन माना जाता है? तो उत्तर है राज्य को। दोस्तों राज्य सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान की परिभाषा से संबंधित है। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो उत्तर है पॉल जेनेट ने। दोस्तों पॉल जेनेट ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मजिस्ट्रेट, गुलाम, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी तथा राजनीतिक विचारकों में से किसे ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक माना जाता था? तो उत्तर है स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को। दोस्तों प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को नगर राज्यों का नागरिक माना जाता था और मजिस्ट्रेट, गुलाम, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी और राजनीतिक विचारकों में से स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को प्राचीन ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक माना जाता था। अगला प्रश्न है, यूनानी नगर राज्य जिसको पोलिस या सिटी स्टेट कहा जाता है, उसका आधुनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, प्राचीन यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम राज्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी किस पुस्तक में किया है? तो उत्तर है द प्रिंस, जो कि 1513 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और मैकियावेली ने आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक
द प्रिंस में किया है। अगला प्रश्न है, नगर राज्य या जिसको सिटी स्टेट कहा जाता है, इसका संबंध माना जाता है किससे? तो उत्तर है प्राचीन यूनान से। दोस्तों, नगर राज्य का संबंध प्राचीन यूनान से माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नगर राज्य को यहाँ पर सिटी स्टेट या शहर राज्य कह दिया गया है। तो शहर राज्य का संबंध सामान्यतः किससे है? तो प्राचीन ग्रीस या प्राचीन यूनान से शहर राज्य संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोलिस। पोलिस का मतलब देश, राज्य, शहर, राज्य तथा गांव में से क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। देश, राज्य, शहर राज्य और गांव में से पोलिस का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, प्राचीन यूनानी नगर राज्यों को पोलिस या सिटी स्टेट कहा जाता था, तो इसका हिंदी शहर राज्य हो जाएगा। दोस्तों, पोलिस का मतलब नगर राज्य, शहर राज्य या सिटी स्टेट होगा। अगला प्रश्न है, पोलिस का संबंध किससे है? तो पोलिस शब्द का संबंध नगर राज्य से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, जो किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा, पोलिस दोस्तों यूनानी भाषा का शब्द है और अधिकतर राजनीतिक जो शब्दावलियां हैं उनकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है और ये एक ग्रीक या यूनानी शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। तो राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल शामिल हैं। तो याद रखिएगा, ये जो समुच्चय है राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल, ये राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक जीवन, सरकार, राज्य तथा विधि निर्माण में से राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम का अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो याद रखिएगा, लोक जीवन। लोक जीवन दोस्तों आधुनिक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, लोक जीवन, सरकार, राज्य और विधि निर्माण। इसमें से आपसे पूछा गया है कि आधुनिक उपागम जो राजनीति विज्ञान का है उसके अध्ययन का क्षेत्र क्या है? तो ये है लोक जीवन। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए, शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मूल्य प्रधान अध्ययन और मानवीय क्रियाओं का अध्ययन में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? तो उत्तर है मूल्य प्रधान अध्ययन। दोस्तों, मूल्य प्रधान अध्ययन ये आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान एक शाखा है किसकी? तो राजनीति विज्ञान सोशल साइंस यानी समाज विज्ञान की एक शाखा है। और राजनीति विज्ञान किससे संबंधित है? तो राजनीति विज्ञान राजनीतिक सत्ता से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन आपका है, राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है, ये कथन आपका सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कुछ विचारकों के नाम दिए गए हैं आपके सामने, इल्चमैन, रूडोल्फ, लासवेल और गोल्डहैमर में कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो ये विचारक हैं इल्चमैन। दोस्तों, इल्चमैन राजनीतिक विकास या पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अवधारणा से संबंधित विचारक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए किस रूप में? तो देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए राजनीतिक विकास को, ऐसा एडवर्ड सील्स का मानना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्पत्ति की दृष्टि से मनोविज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र में कौन सा राजनीति विज्ञान के पूर्व का विज्ञान है? तो ये है फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र। दोस्तों, मनोविज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र में राजनीति विज्ञान से पूर्व का जो विज्ञान है वो दर्शन शास्त्र है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है और ये शब्द किस भाषा से लिया गया है?
तो आपको हमने पहले भी बताया है कि पोलिस शब्द यूनानी या ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ सिटी स्टेट यानी नगर राज्य होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, हेराल्ड लासवेल में से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन हैं? तो ये सभी विचारक मेरियम, डेविड ईस्टन और हेराल्ड लासवेल ये सभी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला प्रश्न राजनीति विज्ञान की परिभाषा से है। आपको बताना है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। राजनीति विज्ञान की ये परिभाषा किसने दी है? तो उत्तर है डिमॉक ने। डिमॉक ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। अगला प्रश्न, और ये राजनीति विज्ञान का सबसे आधारभूत प्रश्न है, हम सभी छात्रों को इसका उत्तर पता होना चाहिए। किसका कथन है कि राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? तो ये परिभाषा गार्नर द्वारा दी गई है। याद रखिएगा, ये कथन गार्नर का है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गार्नर ने अपनी किस पुस्तक में राजनीति विज्ञान की प्रकृति तथा विषय क्षेत्र का वर्णन किया है? आपको बताना है। तो पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। याद रखिएगा, गार्नर की पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने राजनीति विज्ञान की प्रकृति और विषय क्षेत्र का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये कथन किसका है? तो ये गार्नर का कथन है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आइए ध्यान देते हैं। अंग्रेजी के पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति दोस्तों यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई है, और पोलिस शब्द प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक है। प्राचीन समय का यूनानी नगर राज्य वर्तमान समय का राज्य था, यानी प्राचीन यूनानी नगर राज्य का ही आधुनिक नाम राज्य है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये कि अंग्रेजी के पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति जो है यूनानी या ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस से हुई है, और पोलिस शब्द प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक है, और प्राचीन यूनानी नगर राज्य ही वर्तमान में आधुनिक राज्य के रूप में है। दोस्तों, पॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स रखा और उसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करते हुए सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस की संज्ञा दी, और इसीलिए अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता या जनक कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, आधुनिक संदर्भ में राज्य यानी स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था, और इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली का मानना था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति की हानि को नहीं, और मैकियावेली का कहना है कि राजा को शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, और मैकियावेली ने राज्य की सर्वोच्चता और उसकी सुरक्षा तथा राज्य के शक्ति संपन्नता का समर्थन किया, और उसने सर्वप्रथम शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की ये परिभाषा किसने दी है? तो उत्तर है गिलक्राइस्ट ने। गिलक्राइस्ट का कहना है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। ये वक्तव्य किसका है? तो ये परिभाषा पॉल जेनेट की है। दोस्तों, पॉल जेनेट का कहना है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र उसी प्रकार शासन के तत्वों की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीज गणित अंकों का, और ज्यामिति शास्त्र स्थान और ऊंचाई का करता है। ये कथन किसका है? तो राजनीति विज्ञान के संबंध में ये कथन सीले का है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है?
तो कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है और उसे शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए, नागरिकता, नागरिक जीवन, नागरिक संस्थाओं आदि का अध्ययन नागरिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो सिविक और सिविटास शब्दों से हुई है नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स शब्द की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है कि नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है, जो कि मूल रूप से किस भाषा के शब्द हैं? तो ये लैटिन शब्द है सिविक और सिविटास, और इसका अर्थ होता है नागरिक से संबंधित। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? तो ये है नागरिकता। अगला प्रश्न दोस्तों, राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये गेटेल का कथन है। अगला प्रश्न एक परिभाषा है कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये डेविड ईस्टन का कथन है कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। अगला प्रश्न है, राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अरस्तु ने किया था। अगला प्रश्न है, राजतंत्रवादी, पॉलिटी, लोकतंत्र और अल्पतंत्रवादी में अरस्तु ने किसको वरीयता दी है? तो अरस्तु पॉलिटी को वरीयता देता है, क्योंकि अरस्तु को आप जानते हैं कि ये मध्यम मार्ग का समर्थन करता है और उसने राजतंत्रवादी, पॉलिटी, लोकतंत्र और अल्पतंत्रवादी में पॉलिटी को वरीयता दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप किस विचारक ने दिया है? तो अरस्तु ने दिया है। राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान या मास्टर साइंस की संज्ञा किसने दी है? अरस्तु ने दी है। और दोस्तों, किसने कहा है कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो ये हैं सीले। एक विचारक हैं सीले, वो कहते हैं कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, लास्की, गार्नर, गैटेल और सीले में से निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व कौन नहीं मानता है? तो आप जानते हैं सीले दोस्तों राज्य के लिए निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य या आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विचारकों के नाम आप जान लीजिए। सीले, हॉल, डिग्विट और बिलोवी, इन विचारकों ने निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। और प्रश्न भी आता है कि कौन सा विचारक निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? तो उसमें उत्तर सीले हो जाएगा। लेकिन सीले के अलावा दोस्तों हॉल, डिग्विट और बिलोवी जैसे विचारक भी निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? तो ये हैं सीले। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हॉल, मैकाइवर, स्पेंसर और लॉक में कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? तो ये हैं हॉल। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सीले, हॉल, डिग्विट में से वह विचारक जो निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है। तो ये सभी विचारक राज्य के आवश्यक तत्वों के रूप में निश्चित भूभाग को शामिल नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तथा बिलोबी में से भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व किसने नहीं माना है? तो बिलोबी ने। और आप जानते हैं सीले, हॉल, डिग्विट और बिलोबी ये निश्चित भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है, ये कथन किसका है? तो ये कथन हीगल का है। हीगल एक आदर्शवादी विचारक है। उनका मानना है कि व्यक्ति का महत्व, उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है क्योंकि वह राज्य का सदस्य है। यानी व्यक्ति की पहचान और उसका महत्व उसके राज्य का सदस्य होने से है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? तो ये हेगल का कथन है। और इसी से संबंधित अन्य कथन भी हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, हेगल का कथन है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण या शोभा यात्रा है, ये कथन हेगल का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विद्वान ने समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहा है? तो ये विचारक हैं आशीर्वादम। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा रॉबर्ट डहेल के द्वारा दी गई है। वो कहते हैं कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें संपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रभाव, ज्ञान, धन तथा सत्ता में औचित्यपूर्ण शक्ति किसे कहा जाता है? तो आप जान लीजिए, सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति होती है जिसको कि वैधानिक मान्यता होती है। औचित्यपूर्ण शक्ति का अर्थ इसी से है, यानी औचित्यपूर्ण शक्ति को सत्ता कहते हैं। शक्ति प्लस वैधता जो है वो सत्ता हो जाती है। अगला प्रश्न है, मैकियावेली का विचार क्या है? तो मैकियावेली कहता है कि व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी होते हैं और वे तभी तक आपके बने रहते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरस्तु के किन विचारों ने मैकियावेली को प्रभावित किया है? तो आप देखिए, नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है और ऐतिहासिक विधि, ये अरस्तु के ऐसे विचार हैं जिससे मैकियावेली प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विचारक अपने युग का शिशु कहा जाता है? तो मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रूसो, मैकियावेली, लासवेल और महात्मा गांधी में राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? तो मैकियावेली ने राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी है? तो मैकियावेली ने सबसे पहले शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती हैं? ये कथन किसका है? तो ये रॉबर्ट डहेल का कथन है। अगला प्रश्न, ये बार बार ये प्रश्न आया है कि आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है? तो मैकियावेली ने किया है। और देखिए, वह राजनैतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया है, तो वो हैं इटली के विचारक मैकियावेली। और अपनी पुस्तक द प्रिंस में मैकियावेली ने पहली बार आधुनिक अर्थों में राज्य शब्द का प्रयोग किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, आर्ट ऑफ वार, द प्रिंस और द डिस्कोर्सेज ऑन लेवी में कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के विचारों को पूर्ण स्पष्ट करती है? तो दोस्तों, ये सभी पुस्तकें मैकियावेली की हैं और इनमें मैकियावेली के विचार प्रतिबिंबित हैं। ये पुस्तकें हैं आर्ट ऑफ वार, द प्रिंस और द डिस्कोर्सेज ऑन लेवी। ये सभी मैकियावेली के पुस्तकें हैं और इनसे मैकियावेली के विचारों को पूर्ण रूप से समझा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैकियावेली के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो देखिए, राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए तथा राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। ये मैकियावेली के अनुसार सही कथन है। अगला प्रश्न है, देखिए, ये कथन किसका है कि ये राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण होता है। ये कथन किसका है? तो ये रजनी कोठारी का कथन है। रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में लिखा है कि जिसे हम राजनीति में जाति कहते हैं, वो जातियों के राजनीतिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक काल में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो मैकियावेली ने। और देखिए, एक प्रश्न आता है कि अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? तो ये है थॉमस हॉब्स। दोस्तों, हॉब्स अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक है। अगला प्रश्न है, मैकियावेली अभिजात तंत्र, लोकतंत्र तथा राजतंत्र में किसका समर्थन करता है?
तो याद रखिएगा, मैकियावेली इनमें से किसी का भी समर्थन नहीं करता है और मैकियावेली की मान्यता थी कि कोई भी एक प्रकार का शासन सभी परिस्थितियों के लिए श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। कुछ परिस्थितियों में राजतंत्र और कुछ परिस्थितियों में गणतंत्र व्यवस्था सबसे अच्छी होगी। तो याद रखिएगा, मैकियावेली ने अभिजात तंत्र, लोकतंत्र और राजतंत्र में किसी एक का समर्थन नहीं किया है। उसका कहना है कि शासन व्यवस्था परिस्थितियों के अनुसार अच्छी या बुरी हो सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, ये कथन किसका है? तो ये मैकियावेली का कहना है। और अगला है कि ये किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? तो ये मैकियावेली का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्तिशाली राजा को भी लोगों की संपत्ति लेने या छीनने से मना कर देना चाहिए, ये किसका विचार है? तो ये मैकियावेली का कहना है। मैकियावेली का मानना है कि राजा कितना भी शक्तिशाली हो, उसे जनता की संपत्ति नहीं लेना चाहिए या नहीं छीनना चाहिए, और इसका जो तात्कालिक परिणाम ये होगा कि जो जनता है, वो प्रजा है, राजा के विरुद्ध विद्रोह कर सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका मानना था कि संपत्ति का अधिग्रहण कालांतर में विद्रोह का कारण बनता है? तो ये मैकियावेली का कहना है। और एक महत्वपूर्ण देखिए एक परिभाषा है कि राज्य का वर्णन किसने इस प्रकार किया है कि ये संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। तो ये एडमंड बर्क का कथन है। एडमंड बर्क ने राज्य का वर्णन करते हुए कहा है कि ये संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है और प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। यहाँ पर देखिए सही सुमेलन कराना है, तो अभिजात्य सिद्धांत या एलीट थियरी पैरेटो के द्वारा प्रतिपादित की गई है। पैरेटो, राइट मिल्स और मोस्का ये अभिजनवादी विचारकों के अंतर्गत आते हैं। अनुदारवादी सिद्धांत एडमंड बर्क के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आदर्शवादी सिद्धांत का समर्थक प्लेटो है और सामाजिक संविदा सिद्धांत से हाब्स, लॉक और रूसो का नाम जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है? तो याद रखिएगा रिपब्लिक में। और रिपब्लिक प्लेटो के जो है पहचान का आधार है, उसके महत्व का आधार है। रिपब्लिक में प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है, इसीलिए प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। आइए कुछ सिद्धांत और उनके विचारकों के बारे में जान लेते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत हीगल से संबंधित है। सुख और दुख की गणना से संबंधित जो विचार है ये जेरेमी बेंथम से है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। और लोकतांत्रिक केंद्रितवाद ये लेनिन का विचार है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल, सुख और दुख की गणना बेंथम, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद या साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म स्पेंसर और लोकतांत्रिक केंद्रितवाद का सिद्धांत लेनिन से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी है। ये कथन किसका है? तो ये रूसो का कथन है। दोस्तों रिपब्लिक में न्याय और उसके सिद्धांतों की वृहद विवेचना हुई है, लेकिन रिपब्लिक में दोस्तों न्याय की स्थापना के लिए प्लेटो ने साम्यवाद और शिक्षा को महत्वपूर्ण हथियार बनाया है। और इसीलिए रिपब्लिक के संबंध में रूसो का ये कहना है कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हैं। देखिए राज्य, दोस्तों राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो याद रखिएगा राज्य के 4 तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता।
लेकिन कुछ विचारक जैसे सीले, डिग्विट, हाल और बिलोवी ने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है, और सीले का कहना है कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। हीगल ने राज्य के बारे में कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। उसके अनुसार राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, और हीगल को दोस्तों फासीवाद का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। प्लेटो के बारे में आप देखिए तो प्लेटो आदर्शवादी सिद्धांत का विचारक था। उसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना प्रस्तुत की है, और प्लेटो ने रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना के साथ शिक्षा का भी विस्तार से वर्णन किया है। प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा को आवश्यक साधन मानता है, और प्लेटो ने रिपब्लिक में शासकों की शिक्षा को इतना महत्व दिया है कि रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखे गए सर्वोत्कृष्ट कृति की संज्ञा दी है। रूसो कहता है दोस्तों कि रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि रिपब्लिक को शिक्षा पर सर्वोत्कृष्ट कृति की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो रूसो ने। और रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है, ये टिप्पणी किसने की है? तो ये टिप्पणी रूसो की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो ने किस विचार का समर्थन किया है? तो प्लेटो ने पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पत्नियों यानी परिवार और संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो प्लेटो ने। और एक प्रश्न आता है, देखिए थोड़ा सा चेंज किया है शब्दावली, बीवियों के साम्यवाद की वकालत किसने की है? तो प्लेटो ने पत्नियों या बीवियों के साम्यवाद की वकालत की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया है? तो संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद में विश्वास किया है प्लेटो ने। और अगला प्रश्न है, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं क्या हैं? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, दार्शनिक का शासन, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार का साम्यवाद, और नर नारी यानी स्त्री पुरुषों के समान अधिकार, ये प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। और इस दृष्टि से प्लेटो को पहला स्त्रीवादी या नारीवादी विचारक कहा जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले प्लेटो ने ही स्त्री पुरुष के समान अधिकारों की बात की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में उपयोगितावाद, समाजवाद और फासीवाद में से किसके बीज निहित हैं? तो इन सभी विचारों के बीज निहित हैं प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में, चाहे वो उपयोगितावाद हो, समाजवाद हो या फासीवाद, इन सभी के विचार या इन सभी की वैचारिक पृष्ठभूमि प्लेटो में मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, वरन उनमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है, ये कथन किसका है? तो ये प्लेटो का कथन है। अगला प्रश्न है, लियो स्ट्रास, आइजिया बर्लिन, हन्ना अरेंट और कार्ल पापर में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु यानी इनमी ऑफ ओपन सोसाइटी घोषित किया है? तो उत्तर है कार्ल पापर ने। दोस्तों, कार्ल पापर ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज में प्लेटो, हीगल और मार्क्स को खुले समाज या मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, ये कथन किसका है? तो ये प्लेटो का कथन है, जिसने अपने आदर्शवादी राज्य के सिद्धांत में दार्शनिक राजा के शासन को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। अब आइए सुमेलन कर लेते हैं। मैकियावेली का कथन है कि व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। मिल का कहना है कि अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क और अपने शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है। ग्रीन का कथन है, टी.एच. ग्रीन, कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। और बेंथम का कहना है कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता, यानी बेंथम ने दोस्तों सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर किया है, गुणात्मक अंतर नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथनों का मिलान करना है। तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द हैं, ये कथन किसका है? तो ये हाब्स का कथन है।
व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, रूसो का कथन है। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं, ये बोदा का कहना है। और देखिए, राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है और उसके चरित्र को कुंठित करता है, ये मिल का कथन है। और मिल दोस्तों व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सर्वाधिक बल देता है। अगला है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, राज्य का दार्शनिक सिद्धांत ये बोसांके हैं। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत कैल्सन है। दार्शनिक उग्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन बेंथम ने किया है। और नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद, ये मैकियावेली का विचार है। और आप जान लीजिए कि मैकियावेली ने किसी भी शासन तंत्र को महत्वपूर्ण नहीं माना है, नहीं समर्थन किया है। वो कहता है कि समय, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार गणतंत्र और राजतंत्र जो है वो उपयुक्त हो सकते हैं, जैसी स्थिति हो। तो नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद, ये मैकियावेली का विचार है। अगला प्रश्न एक कथन है। देखिए, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, ये कथन किसका है? तो ये हाब्स का कथन है। और वर्तमान समय में राज्य के स्वरूप के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर है राज्य साध्य का एक साधन है। और वर्तमान समय में राज्य पुलिस राज्य की अवधारणा से आगे बढ़ गया है और राज्य का स्वरूप एक कल्याणकारी राज्य का हो गया है, जिसमें राज्य एक साधन के रूप में है और ये व्यक्तियों के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है। तो वर्तमान समय में राज्य के स्वरूप के बारे में सही कथन ये है कि राज्य साध्य का एक साधन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदर्शवादी विचारक राज्य को क्या मानते हैं? तो राज्य को स्वयं साध्य मानते हैं आदर्शवादी विचारक, साधन नहीं। तो आदर्शवादी विचारक राज्य को स्वयं साध्य मानते हैं, न कि साधन। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की वृद्धि में सहायता देता है? तो ये है लास्की। लास्की ने दोस्तों राज्य को ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। अगला प्रश्न है, राज्य साधन है साध्य नहीं, ये सिद्धांत किसका है? तो ये उदारवाद का सिद्धांत है। और एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं बल्कि अराजकता का शासन है, ये कथन किसका है? तो ये जेलिनेक का कथन है। याद रखिएगा, जेलिनेक का विचार है कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। आइए कुछ महत्वपूर्ण कथन को मिलान कर लेते हैं। मैं ही राज्य हूँ, यानी आई एम द स्टेट, ये लुई 14वां का कथन है। राज्य व्यक्ति से पहले है या राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, अरस्तु का कथन है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, FWG हीगल का कथन है। और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये प्लेटो का कहना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? तो ये अरस्तु का कहना है। कौन ये मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, ये अरस्तु का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विचारक ने सबसे पहले सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रतिपादित किया है? तो अरस्तु ने सबसे पहले सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रतिपादित किया है। राज्यों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया है? तो सबसे पहले राज्य का वर्गीकरण अरस्तु द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र और निरंकुश तंत्र में अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में विकृत किया है क्या? तो ये सभी दोस्तों लोकतंत्र, कुलीन तंत्र और निरंकुश तंत्र को अरस्तु ने सरकार का विकृत रूप माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो याद रखिएगा, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर अरस्तु ने राज्य और संविधानों का वर्गीकरण किया है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व क्या है? तो ये विकास का परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य कैसी संस्था है?
तो अरस्तू के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है। अगला प्रश्न है, अरस्तू का राजनीतिक विचार प्रतिपादित है किस पुस्तक में? तो अरस्तू की महत्वपूर्ण कृति है पॉलिटिक्स। और देखिए, अरस्तू को दोस्तों अरिस्टोटिल कहा जाता है। तो अरिस्टोटिल के अनुसार राज्य किस प्रकार की संस्था है? तो राज्य एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था है। अरस्तू के अनुसार राज्य क्या है? तो ये एक नैतिक और प्राकृतिक संस्था है। आदमी एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है? तो ये अरिस्टोटिल यानी अरस्तू का कथन है। मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट, ये घोषणा किसने की थी? तो फ्रांस के शासक लुई 14वें ने मैं ही राज्य हूँ की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो आप जान लीजिए, राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है, ये कथन ग्रीन का है। अगला प्रश्न है, किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया है? टी.एच. ग्रीन ने। और शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, ये वाक्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों ये आदर्शवादी विचार का प्रतिनिधित्व करता है। और ये ग्रीन का कथन है जो कहते हैं विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट, यानी राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक कृतज्ञता यानी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो टी.एच. ग्रीन ने राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संकल्प न कि शक्ति राज्य का आधार है, ये कथन किसका है? तो ये ग्रीन का कथन है। अगले प्रश्न पर आते हैं, शक्ति नहीं वरन इच्छा राज्य का आधार है, ये ग्रीन का कथन है। आदर्शवाद किसका समर्थन करता है? तो दोस्तों आदर्शवाद राज्य का समर्थक है। अगला प्रश्न एक परिभाषा है दोस्तों, देख सकते हैं, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये मेटलैंड की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर रहा, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? तो ये बक्कल का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरस्तु, जेलिनेक, लॉर्ड ब्राइस और एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? तो एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड। दोस्तों मेटलैंड ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना है। और मेटलैंड का प्रसिद्ध कथन है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्न पत्रों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए कि यह कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, ये किस विचारधारा का समर्थन करता है? तो ये आदर्शवादी विचारधारा का जो है प्रतिनिधि वाक्य है, जिसमें ये माना जाता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उद्यमिता, क्षुधा, उत्पादन, शौर्य और विवेक में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? तो ये है उद्यमिता। दोस्तों उद्यमिता को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है। उसने राज्य के या व्यक्तियों के गुणों के आधार पर राज्य के 3 अवयव माने हैं और वो व्यक्तियों में 3 प्रकार के गुणों को देखता है, विवेक, शौर्य और तृष्णा। और इसी के आधार पर वो राज्य में भी जो है 3 वर्गों की कल्पना करता है। विवेक का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग शासक वर्ग, शौर्य का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग सैनिक और क्षुधा या उत्पादन का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग जो है वो व्यापारी वर्ग या शिल्पी वर्ग होता है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो द्वारा कितनी निर्धारित की गई है? तो एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने 5040 व्यक्ति निर्धारित किया है। और आप जान लीजिए कि नगर राज्य बहुत ही छोटी इकाइयां होती थीं, उसी के आधार पर आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने निर्धारित किया है। और ये उसके अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्ति होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? तो ये है श्रम कानून बनाना, ये राज्य का ऐच्छिक कार्य है।
अगला प्रश्न एक कथन है कि राज्य न तो ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों और सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है, बल्कि इससे अधिक है। ये कथन किसका है? तो राज्य के संबंध में ये गार्नर का कथन है, जो सारी चीज़ें स्पष्ट कर देते हैं कि राज्य न तो ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल का परिणाम है, न ही प्रस्ताव और सम्मेलन यानी समझौतों की कृति है, न ही परिवार का विस्तार मात्र है। ये गार्नर का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैकाइवर के अनुसार राज्य को साहित्य और कला पर नियंत्रण, पुस्तकालयों की व्यवस्था, कानून व्यवस्था का प्रबंध और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण में से कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? तो मैकाइवर ने दोस्तों राज्य को साहित्य और कला पर नियंत्रण लगाने से मना किया है। अगला प्रश्न है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। ये कथन किसका है? तो ये वुडरो विल्सन का कथन है, जो कहते हैं कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। अगला है कि राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है, जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्राप्त करना है। इस कथन या इस उद्धरण का लेखक कौन है? तो ये हैं अरस्तु। अरस्तु ने राज्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि राज्य कुलों और गांवों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देते हैं दोस्तों। प्लेटो का मानना है कि न्याय की प्राप्ति के लिए राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील, निस्वार्थी और कर्तव्यपरायण लोगों के हाथों में होनी चाहिए, और इन गुणों से युक्त व्यक्ति को वो दार्शनिक राजा की संज्ञा देता है। उसका कहना है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। और प्लेटो का कहना है कि राज्य ओक या चट्टान के या राज्य बलूत या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। और प्राचीन भारतीय विचारक कौटिल्य ने दोस्तों विदेश संबंधों के संचालन के लिए 6 प्रकार की नीतियों, जिसको कि साठगुणीय सिद्धांत कहते हैं, इसका उल्लेख किया है। और साठगुणीय में शामिल हैं संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्वैधी भाव। अगला है दोस्तों कौटिल्य का राज्य की प्रकृति संबंधी सिद्धांत सप्तांग सिद्धांत कहलाता है। उनके अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं। देखिए, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश और मित्र। ये कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 महत्वपूर्ण अंग हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, और इसमें आपको याद रहना चाहिए कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के जो 7 अंग हैं राज्य के, स्वामी यानी राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश और मित्र, ये कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य ने राज्य की रक्षा के लिए 4 प्रकार के साधनों की बात की है, साम, दाम, दंड और भेद। और राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। और आप जानते हैं कि राज्य के 4 तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इसमें संप्रभुता को राज्य का प्राण तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति का उद्गम स्थल माना जाता है किसे? तो उत्तर है प्राचीन यूनान को राजनीति का उद्गम स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य परिवार और गांव का एक समूह है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ये कथन किसका है? तो ये अरस्तु का कथन है। राज्य एक परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा है? तो अरिस्टोटिल या अरस्तु ने कहा है। और इसी आधार पर अरस्तु ने राज्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि राज्य कुलों और ग्रामों का ऐसा समूह है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये कथन किसका है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? तो ये सेबाइन का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है?
तो लासवेल ने। और देखिए, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, ये कथन किसका है? तो ये हीगल का कथन है। अगला प्रश्न है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों, ऐसा राज्य कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट कहलाता है जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, हाफ्स, मिल, बेंथम और ग्रीन में से कौन सा एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? तो ग्रीन दोस्तों राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है, जबकि हाफ्स, मिल और बेंथम राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा के समर्थक हैं। अगला प्रश्न एक कथन है कि राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है, ये कथन किसका है? तो ये मैकाइवर का कथन है, जो कहते हैं कि राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, ये कथन किसका है? तो ये अर्नेस्ट बार्कर का कथन है, जो कहते हैं कि आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमंडलीकरण का तात्पर्य क्या है? तो भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन का तात्पर्य ये है कि विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव, जिसमें संपूर्ण विश्व एक भूमंडलीय ग्राम के रूप में व्यवस्थित हो गया है। लोग एक दूसरे से जुड़ गए हैं और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति का कहीं से भी किसी भी व्यक्ति से संपर्क हो सकता है, और ये भूमंडलीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और भूमंडलीकरण दोस्तों विश्व समाज के सहकारी स्वरूप के उद्भव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जीवन का अधिकार, धर्म का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा संपत्ति के अधिकार में कौन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि लॉक अपने सामाजिक समझौता में लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार कहता है। इसमें धर्म का अधिकार शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था केवल कौन सा? तो दोस्तों लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, ये कथन किसका है? तो ये मैकाइवर का कहना है। लास्की के अनुसार राज्य क्या है? तो लास्की के अनुसार राज्य समाज का सेवक है। और अगला प्रश्न एक कथन है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, ये कथन किसका है? तो ये महत्वपूर्ण कथन मैकाइवर का है, आर.एम. मैकाइवर का, जो कहते हैं कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। अगला प्रश्न फिर से वही पूछा गया है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, ये मैकाइवर का कथन है। दोस्तों राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में मात्रिक और पैतृक सिद्धांत भी आते हैं। मात्रिक सिद्धांत के अनुसार परिवार का मुखिया कौन होता था? तो देख लीजिए, सबसे बड़ी महिला सदस्य जो होती थी परिवार की, वो मात्रिक सिद्धांत के अनुसार परिवार की मुखिया होती थी। अगला प्रश्न है, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार उसे अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की इस अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है और समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। ये किस प्रकार के राज्य में ऐसी धारणा है? तो ये लोक कल्याणकारी राज्य के संबंध में ये धारणा है कि राज्य के अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों का भेद समाप्त होता जा रहा है और सभी कार्य अब अनिवार्य माने जा रहे हैं। ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य के उद्भव के कारण है। अगला प्रश्न है, आधुनिक राज्य को वर्णित किया जाता है किस रूप में? तो उत्तर है, एक कल्याणकारी राज्य के रूप में आधुनिक राज्य को वर्णित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमि, प्रजातंत्र, जनसंख्या तथा संप्रभुता में राज्य का अनिवार्य अंग क्या नहीं है? तो देखिए, भूमि, प्रजातंत्र, जनसंख्या और संप्रभुता, तो आप जानते हैं राज्य के 4 आवश्यक अंग हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इसमें प्रजातंत्र शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकार, संप्रभुता, भूभाग और कानून में से राज्य का आवश्यक अंग क्या नहीं है? तो
तो कानून राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। जनसंख्या, धर्म, भूभाग और संप्रभुता में से राज्य का आवश्यक तत्व क्या नहीं है? तो इसमें आप देख लीजिए, धर्म जो है ये राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य के 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता ये राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। किसी भी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो ये संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी। दोस्तों, किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है और संप्रभुता के अभाव में कोई राज्य नहीं कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, षाड्गुण्य का भाग क्या नहीं है? तो षड्यंत्र और पंचशील दोस्तों ये षाड्गुण्य के भाग नहीं हैं। और आप जान लीजिए कि प्राचीन भारतीय विचारक कौटिल्य ने विदेश संबंधों के संचालन के लिए 6 प्रकार की नीतियों षाड्गुण्य सिद्धांत का उल्लेख किया है, जिसके अंतर्गत संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्वैधी भाव शामिल हैं। इसमें षड्यंत्र और पंचशील शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वामी, पुरोहित, पुर तथा कोश में कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? तो आप जान लीजिए, राज्य के सप्तांग सिद्धांत में स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश और मित्र हैं। तो इसमें आप जान लीजिए दोस्तों, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश और मित्र हैं। तो इसमें पुरोहित इसमें शामिल नहीं है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत में पुरोहित शामिल नहीं है। आप जान लीजिए कि स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र शामिल हैं। तो इसमें स्वामी, पुर यानी जनपद और कोश तो ये प्राचीन विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत में शामिल हैं। पुरोहित इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनु की षाड्गुण्य नीति में शांति, व्यवहार, संश्रय तथा विग्रह में क्या शामिल नहीं है? तो मनु की षाड्गुण्य नीति में व्यवहार शामिल नहीं है। एक प्रश्न है कि राजस्थान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में कौन सा राज्य नहीं है? तो राजस्थान दोस्तों राज्य नहीं है। राजस्थान भारत का एक प्रांत है, इसके पास संप्रभुता नहीं है क्योंकि ये भारत का एक अंग है। अगला प्रश्न है, सर्वसत्ता, सेना, खजाना और राजा में से राज्य का मूल तत्व क्या है? तो ये है सर्वसत्ता, जिसको कि संप्रभुता कहा जाता है। सॉवरेनिटी को सर्वसत्ता, संप्रभुता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व क्या है? तो ये है सुप्रीम पावर यानी सर्वोच्च सत्ता, जिसको संप्रभुता कहा जाता है। और जब तक सर्वोच्च सत्ता नहीं होती है, कोई भी राज्य नहीं कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ये है संप्रभुता, और संप्रभुता को राज्य का प्राण या जीवन तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, राष्ट्रसंघ तथा बांग्लादेश में से राज्य नहीं है। तो राष्ट्रसंघ राज्य नहीं है। किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है? तो दोस्तों हीगल एक आदर्शवादी विचारक है। इन्होंने अपने चिंतन में राज्य और समाज में कोई भेद नहीं किया है। और राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की पद यात्रा है, शोभा यात्रा है, या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदावतरण है, ये हीगल का प्रसिद्ध कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पैरेटो, मैकाइवर, ब्राइस और चार्ल्स मेरियम में कौन समाज और राज्य में भेद करता है? तो उत्तर है मैकाइवर। दोस्तों मैकाइवर ने समाज और राज्य में भेद किया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, सही सुमेलन आपको दिखाना है। भारत की विदेश नीति मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति साम्यवाद के अवरोध पर। सोवियत रूस की विदेश नीति समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धांत के आधार पर मैत्री सहयोग। और चीन सैनिक शक्ति और साम्यवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी कुछ राज्य में निहित है। राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि या सर्वोच्च है। ये विशेषता किस में दिखाई देती है? तो ये सर्वाधिकारवाद या टोटलिटेरियनिज्म में दिखाई देती है।
कि सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य ही सर्वोपरि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये किसने कहा है कि राज्य के बाहर कुछ नहीं, इसके विरुद्ध कुछ नहीं और इसके ऊपर कुछ नहीं, सभी कुछ राज्य में निहित है। ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा, ये इटली के फांसीवादी विचारक, इटली के फांसीवादी नेता मुसोलिनी का कथन है कि राज्य के बाहर कुछ नहीं है, इसके विरुद्ध कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं, सभी कुछ राज्य में निहित है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा किसको अधिक महत्व दिया जाता है? तो सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि राज्य को सर्वोच्च माना जाता है और व्यक्ति का जो है राज्य के पक्ष में समर्पण कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है और ये वक्तव्य किसके संबंध में है? तो उत्तर है, ये वक्तव्य आदर्शवादियों से संबंधित है। आदर्शवादियों का मानना है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था तथा राजनीतिक सुरक्षा में कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है, ये सभी कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य में शामिल हैं, क्योंकि कल्याणकारी राज्य आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक सभी प्रकार की सुरक्षा नागरिकों को देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्ल डायच, गुन्नार मेडल, लेनिन और रूसो में से सॉफ्ट स्टेट के विचार से या मृदु राज्य के विचार से कौन संबंधित है? तो याद रखिएगा, गुन्नार मेडल मृदु राज्य या सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, सामंतशाही किसका प्रबल वैशिष्ट्य था? तो याद रखिएगा, पवित्र रोमन साम्राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता थी सामंतशाही। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, इसे राज्य कहते हैं। एक बार फिर से, स्थानीय कानून को बनाने और लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना, ये राज्य कहलाता है। अगला है दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी जो प्रश्न है वो सूची 1 और 2 का सुमेलन है। सूची 1 देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद जिसको कि मार्क्सवाद कहा जाता है, इसका विचार है कि राज्य शोषण का यंत्र है। प्रत्ययवाद या जिसको आदर्शवाद कहा जाता है, ये राज्य का तत्व मीमांसवादी सिद्धांत प्रस्तुत करता है। अराजकतावाद राज्य को अनावश्यक और अवांछनीय दोनों मानता है और अराजकतावाद का मान्यता है कि राज्य अनावश्यक जो है बुराई है। अधिनायकवाद के अंतर्गत एक व्यक्ति अथवा दल में असीमित शक्ति है, ये मान्यता की जाती है। तो याद रखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद मानता है कि राज्य शोषण का यंत्र है। प्रत्ययवाद राज्य के तत्व मीमांसावादी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। अराजकतावाद राज्य को अनावश्यक, अवांछनीय और बुराई मानता है और अधिनायकवाद एक व्यक्ति अथवा दल में असीमित शक्ति है, ऐसी मान्यता रखता है। तो दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत आज के वीडियो में आपने राज्य की परिभाषा और निर्माण तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। और दोस्तों, आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा। आगे के वीडियो में हम राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।